अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का कोई लास्ट टॉपिक पढ़ा था, याद हो आप लोगों को तो हम लोगों ने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड्स, है ना। ओलिगोसैकेराइड्स किसकी क्लासिफिकेशन में आता था? कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, उससे पहले हमने मोनोसैकेराइड्स पढ़ा था। 3 क्लासिफिकेशन मेजर हमने पढ़ी थी, मोनो, ओलिगो और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में हमने कहा था कि सिंगल शुगर से मिलके बने होंगे मॉलिक्यूल्स। ओलिगो में हमने कहा था 2 से 10 मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होंगे। और अब पॉलीसैकेराइड्स की हम बात कर रहे हैं तो पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। ठीक है, सैकेराइड्स का क्या मतलब होता है? शुगर। तो इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ज़्यादा सारी शुगर से मिलके बने होंगे उनको हम क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ज़्यादा सारी शुगर से मिलके बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स देखिए, ओलिगोसैकेराइड्स 2 to 10 मॉलिक्यूल से मिलके बने थे। अब 10 से ऑनवर्ड थाउजेंड्स में भी अगर शुगर्स चली जाती हैं ना, 1000 शुगर, और उस मॉलिक्यूल्स को हमने क्या कहना है कि वो है पॉलीसैकेराइड्स। 10 से स्टार्ट होके आगे जितने भी मॉलिक्यूल चाहे जितने भी हों, थाउजेंड्स हों, लैक्स हों, अगर वो मिलके एक मॉलिक्यूल एक शुगर बना रहे हैं तो हमने उस शुगर को क्या कहना है कि वो क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स को हमने कह दिया कि ये 10 to 1000 शुगर से मिलके बनी होती है। इसके अलावा अब हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखें अगर, तो करेक्टरिस्टिक्स में यह आएगा कि ये कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड मतलब इसको तोड़ा जा सकता है। तोड़ा किस तरह जा सकता है? क्यों तोड़ा जा सकता है भाई? आप मोनोसैकेराइड को तोड़ सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ही शुगर से मिलके बनी थी। ओलिगो को आप तोड़ सकते थे क्योंकि उसमें अगर टूट के 2 भी शुगर्स हमें मिलती थी तो शुगर कुछ ना कुछ तो मिलता था ना। अब ये पॉलीसैकेराइड्स है, ये तो इतनी ज़्यादा शुगर से मिलके बनी है, अगर हम इसको पानी की मौजूदगी में तोड़ेंगे तो हमें इतनी ही ज़्यादा शुगर्स मिल जाएंगी। ठीक है, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। इसके अलावा इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होती हैं। ये सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली का मतलब होता है कम कम। ठीक है, ये पानी के अंदर कम सॉल्युबल होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुगर से मिलके बनी है, और जब ये ज़्यादा शुगर से मिलके बनी है तो इनके जो बॉन्ड्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और वो मसरूफ़ बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच हैं इनके साथ। इसके अलावा इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या? मॉलिक्यूलर वेट वो हाई होता है। ठीक है, वो ज़्यादा क्यों होता है? ज़ाहिरी बात है, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा। और ज़ाहिरी बात है ये मॉलिक्यूल्स बड़े हैं क्योंकि मैनी शुगर से मिलके बने हैं, तो इनका भी वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये टेस्टलेस होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टलेस। इनका कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, आपने मोनोसैकेराइड्स में पढ़ा था वो स्वीटेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं, उनका टेस्ट क्या होता है? मीठा होता है। ओलिगोसैकेराइड्स में आपने कहा था कि जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो मोनोसैकेराइड्स के मुकाबले में कम मीठे होते हैं, लेकिन उनका टेस्ट तो हुआ ना, कम मीठा है लेकिन टेस्ट है। इनका टेस्ट ही नहीं है। ठीक है, दे आर टेस्टलेस। ओके, और ये नेचर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम इनकी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स की मेजर 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स। पहली है होमो पॉलीसैकेराइड। होमो पॉलीसैकेराइड में क्या होगा? ऑल द सब यूनिट्स आर सेम। ऑल सब यूनिट्स आर सेम, मतलब अगर एक पॉलीसैकेराइड ज़्यादा सारी शुगर्स से मिलके बनी है तो वो जितनी भी ज़्यादा सारी शुगर्स हैं वो सेम होंगी, एक ही होंगी यानी। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं स्टार्च की, इसकी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, स्टार्च। इसके अलावा सेल्यूलोज, इसके भी अलावा ग्लाइकोजन और डेक्स्ट्रिन, ठीक है। ये वो शुगर्स हैं जिनको हम होमोपोलीसेकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम इनको तोड़ेंगे ना, इन चारों में से किसी को भी तोड़ेंगे तो इनमें से एक ही शुगर निकलेगी, एक ही तरह की शुगर, और उसका नाम होगा ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च को तोड़ेंगे तो उसमें भी ज़्यादा सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। सेम इन द केस सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन, ठीक है। सेम शुगर निकलेगी जो कौन सी है, ग्लूकोज। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी टाइप की बात करते हैं जो है हेट्रोपोलीसेकेराइड, ठीक है। क्या है, हेट्रोपोलीसेकेराइड। उसके अंदर जितने भी सब यूनिट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। सब यूनिट्स आर डिफरेंट, या नोट सेम भी लिख सकते हैं, ओके। इसकी एग्जाम्पल में आती है पैक्टिन, काइटिन, एगर, ठीक है। पैक्टिन जो होती है वो प्लांट्स में पाई जाती है, पॉलीसेकेराइड ही होती है। और काइटिन आपको पता है फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एगर जो होता है वो बायोलॉजिकली यूज़ होने वाली, बायो टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाली पॉलीसेकेराइड है। अगर आपने एग्रोज जेल का नाम सुना हो तो वो इसी को यूज़ करके बनती है, ओके। तो ये हमारे पास इसकी दो टाइप्स थी, किसकी, पॉलीसेकेराइड्स की, जिसके अंदर होमोपोलीसेकेराइड्स, हेट्रोपोलीसेकेराइड्स आते हैं। आपकी बुक में जो डिस्कस किए हुए हैं वो तकरीबन होमोसेकेराइड्स हैं, जिनमें से एक स्टार्च है, एक सेल्यूलोज और एक ग्लाइकोजन, ओके। स्टार्च जो है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार्च की, ठीक है। पहले हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्च को। स्टार्च जो है ये प्रेजेंट होती है हमारी फूड आइटम्स में, ठीक है, जिनमें ग्रेन्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ओके, ये उनमें ज़्यादातर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टार्च है ना, इसको प्लांट्स स्टोर करते हैं, ठीक है। प्लांट्स स्टोर फूड, जो प्लांट्स में फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। और प्लांट्स में जो फूड या कार्बोहाइड्रेट्स मूव करते हैं वो सुक्रोज की फॉर्म में करते हैं, यानी ट्रांसफ़र होती है वो किस फॉर्म में होती है, सुक्रोज की फॉर्म में। और जो स्टोर होता है फूड वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में, ओके। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार्च जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स में ज़ाहिर बात है पाई जाती है, तो ये ज़्यादा भी होती है इन नेचर। इसके अलावा ये हमारी फूड में प्रेजेंट होती है, और इसकी फूड में प्रेजेंस की वजह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये चीफ सोर्स है, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स। चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है किसके लिए, एनिमल्स के लिए। वो क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो फूड खानी है उससे हमें क्या मिल रही है, स्टार्च। और आपको पता है हम लोगों को एनर्जी कहाँ किस चीज़ से मिलती है, ग्लूकोज से, ठीक है। ब्रेक डाउन होती है जब ग्लूकोज की, तभी मिलती है ना। तो इसका मतलब स्टार्च भी अल्टीमेटली इसने हमें देनी क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च ने हमें ग्लूकोज दी, ग्लूकोज से हमें क्या मिली, एनर्जी। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है एनिमल्स के लिए वो क्या है, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या है, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स। प्लांट्स में स्टोर होती है, प्लांट स्टोर करते हैं फूड को किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। अब स्टार्च की भी आगे दो टाइप्स हैं, पहले हमने पॉलीसेकेराइड्स की दो टाइप्स पढ़ी हैं, अब हम स्टार्च की आगे दो टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्च की कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स। एक है एमाइलोज और दूसरी है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन।
अब हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। हम डिफरेंस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों से पेपर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुन लो, ठीक है। एमाइलोज जो होती है ये होती है अनब्रांच्ड। देखो आपको एक बात तो पक्की पता है कि जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं उनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक। कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना, ये तो हमें पहले ही पता है। ये ओलिगोसेकेराइड्स में भी यही होता है, जब जब दो शुगर्स मिलेंगी तो उनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही बनेगा, ठीक है। तो एमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड चेन है किसकी, ग्लूकोज की। अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एमाइलोज, और ब्रांच्ड चेन जो होगी ग्लूकोज की वो होगी एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ब्रांच्ड चेन क्या होती है, एमाइलोपेक्टिन। अच्छा अब मुझे बताएं कि अनब्रांच्ड चेन बड़ी होती है या ब्रांच्ड, ब्रांच्ड चेन ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। देखिए वो बड़ी है इसीलिए उसकी ब्रांचेस बनने लग गई हैं, ठीक है, इसीलिए ब्रांच चेन जो होती है वो बड़ी होती है अनब्रांच से, ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर जो चेन बड़ी है उसका नाम भी बड़ा है, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलोज नाम छोटा है तो उसकी चेन भी छोटी है जो कि अनब्रांच्ड है। ये मैं आपको इसलिए निशानी बता रही हूँ क्योंकि बच्चे उल्ट कर आते हैं पेपर में, ठीक है, भूल जाते हैं, तो आप लोगों ने भूलना नहीं है, निशानी रख लें कि ब्रांच चेन नाम बड़ा, ब्रांच भी बड़ी और नाम भी बड़ा, ठीक है। अच्छा अब एमाइलोज में होती है इसकी बॉन्डिंग जो होती है अल्फा 1,4 होती है, क्या होती है, अल्फा 1,4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। अच्छा अब इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा 1,4 का क्या मतलब हुआ, ये देखें ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लूकोज तो बनानी आती है ना, हमने पहले बनाई है ये पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, ऐसा ही है ना। इसका कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, इतना तो पता है ना कि हर कॉर्नर पे क्या होती है, कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा ही है ना। कार्बन नंबर 1 पे H और OH ऐसा ही होता है, इधर भी H और OH, राइट। अब इसके कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान लिंकेज बनेगी, 1 और 4 के दरमियान। अल्फा का वर्ड जो हमने यूज़ किया है उसके लिए मैंने ये सारा बनाया है। अल्फा का वर्ड जो हमने यूज़ किया है इसका ये मतलब होता है कि जो ग्लूकोज यूज़ हो रही है वो अल्फा है, और अल्फा ग्लूकोज कौन सी होती है, जिसमें कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे वाली साइड पे होता है, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 1 पे डाउनवर्ड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज, क्या कहते हैं उसको हम, अल्फा ग्लूकोज। अगर यही कार्बन अपवर्ड आ जाता है, कार्बन नंबर 1 पे अगर OH अपवर्ड होगा तो वो शुगर कहलाती है बीटा ग्लूकोज, ठीक है, क्या होगी वो, बीटा ग्लूकोज। मतलब अगर यही वाला OH ऊपर है और H नीचे है तो वो हो जाएगी बीटा, और अगर इस तरह से प्रेजेंट है OH नीचे है तो हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। तो एमाइलोज के अंदर अल्फा ग्लूकोज यूज हो रही है तो अल्फा 1,4 लिंकेज बनेगा इस तरह से, ठीक है। दो अगर तीसरा अटैच होगा वो भी 1,4 बनाएगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन 1 और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन 4, इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग होगी, और वो बॉन्डिंग कौन सी होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, और वो मिलके क्या बना देंगी, एमाइलोज, ठीक है। जबकि एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, इसके अंदर बॉन्डिंग्स होती हैं अल्फा 1,4
और अल्फ़ा 1,6, ठीक है, 1,4 और 1,6, ठीक है। 1,4 का तो आपको पता है उसी तरह जिस तरह ये, लेकिन 1,6 बनेगी और 1,6 बॉन्डिंग ही ब्रांच बनाएगी। वो किस तरह से? 1,6 बॉन्डिंग इस तरह से होगी, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे आ गई है एक ग्लूकोज, ठीक है, एक ग्लूकोज नीचे है और उसका भी कार्बन 1 2 3 कर लेते हैं, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आ गई कार्बन 6, ठीक है। जो कार्बन नंबर 6 है ना, वो इसके कार्बन नंबर 1 से बॉन्ड बना लेगी। अब जब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो एक नीचे की तरफ भी चेन शुरू हो जाएगी, ठीक है, एक नीचे की तरफ भी चेन शुरू हो जाएगी और इसी को हम बोलेंगे ब्रांच, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच। और ये जो बॉन्डिंग होती है ये कार्बन 1 और कार्बन 6 के दरमियान होती है, यानी एक का कार्बन नंबर 1 एक ग्लूकोज का और दूसरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 6। और यूज इन सब में स्टार्च में कौन सी ग्लूकोज हो रही है? अल्फा ग्लूकोज, यानी जिसमें OH कार्बन 1 पे नीचे होगा, ठीक है, ओके। 1,4 और 1,6 इस बॉन्डिंग की समझ आ गई। एक इनके दरमियान ये डिफरेंस है कि जो एमाइलोज है, जाहिर बात है ये थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल है, छोटा तो नहीं होगा क्योंकि पॉलीसेकेराइड है, लेकिन कंपैरेटिवली छोटा है। किसके कंपैरेटिवली? एमाइलो पैक्टिन से कंपेयर करेंगे तो ये उसके मुकाबले में थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल है, इसलिए ये सॉल्युबल हो जाएगा हॉट वाटर में, ठीक है। कोल्ड वाटर में ये भी सॉल्युबल नहीं है, लेकिन हॉट वाटर में सॉल्युबल है। अच्छा, चीज़ें हॉट वाटर में क्यों सॉल्युबल हो जाती हैं? जब हम किसी चीज़ को हीटअप करते हैं ना तो उसके अंदर एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा हो जाती है। अगर उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अपना बॉन्ड पिछला तोड़वा सके, ठीक है, और वो नए बॉन्ड बनाने के काबिल हो जाती है फिर, ठीक है, इसलिए ये एमाइलोज भी अपने पिछले बॉन्ड की तोड़वाने से और वाटर के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से सॉल्युबल इन हॉट वाटर हैं, ओके। जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है ये नॉट सॉल्युबल हैं, ये नहीं सॉल्युबल होते, नॉट सॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर। मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि पानी को आप ठंडा कर रहे हैं, आप गर्म कर रहे हैं, इन्होंने सॉल्युबल नहीं होना। ये ज़िद्दी हैं, ये कहते हैं हमने नहीं सॉल्युबल होना। क्यों सॉल्युबल नहीं होना? क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ी चेन है, ठीक है, इन पे कोई चीज़ असर नहीं करती, ये खुद में खुद ही खुश रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने पता करना है कि किसी चीज़ में, किसी सॉल्यूशन में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, उन्होंने एक टेस्ट निकाला है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। वो आयोडीन टेस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आयोडीन टेस्ट। उसमें आयोडीन यूज़ होती है, ठीक है। अगर हमने एक सॉल्यूशन में पता करना है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो हम उसमें थोड़ी सी आयोडीन डालेंगे। अगर उस सॉल्यूशन ने ब्लू कलर दे दिया, कौन सा कलर? ब्लू कलर, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, ठीक है। स्टार्च में अगर हम थोड़ा सा आयोडीन डालें तो इसका, और वो ब्लू हो जाए, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आयोडीन टेस्ट था उसके लिए, और ये आपका पॉलीसेकेराइड्स का टॉपिक था जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल कवर करवाई है जो कि स्टार्च है। वीडियो को थोड़ा मुनासिब लेंथ का रखने के लिए मैं इसमें ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज नहीं करवा रही, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आपका ये हाफ टॉपिक हुआ है, हाफ रहता है, ओके, ठीक है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।